हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम शुरुआत करेंगे जहां हम लास्ट पॉइंट हमने जो छोड़े थे, हमने बातें की थी कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किया था और कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो कूलम्स लॉ में हमारे पास एक कांस्टेंट आया था जी। आज हम उस कांस्टेंट की बातें करेंगे, ठीक है। वो क्या था? कूलम्स लॉ ने हमें क्या बताया था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कूलम्स लॉ ने बताया था। अब इसमें कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये पूरे का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने कूलम्स कांस्टेंट कहा था। अब हम इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की या इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। देखेंगे हम इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो बाकी सभी पैरामीटर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय में Q1 इंटू Q2, ओके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट है जी न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट है जी मीटर का स्क्वायर, चार्ज की यूनिट है कूलम और दूसरे चार्ज की भी यूनिट है कूलम। सो इट कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। सिंपल सा पॉइंट है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट, अब हम फाइंड आउट करते हैं जी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, यानी कि परमिटिविटी की। अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय में Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो अब बात आती है जी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे और इधर आ गया Q1 Q2 बाय में एफ आर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 कूलम इंटू कूलम बाय में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर का स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल स्टेप है और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको दिमाग पे ज़्यादा जोर देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से दोनों की यूनिट्स आ चुकी हैं जी। अब हम इसका और इसका दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाता हूं। दैट इज डायमेंशंस। कैसे? एप्सिलॉन नॉट इज Q1 Q2 बाय में एफ आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय में एफ आर का स्क्वायर। क्यों क्या है जी? चार्ज। चार्ज क्या होगा? AT। A मीन्स करंट एंड T मीन्स टाइम। अगेन AT बाय फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना जी, MLT-2। और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जी L का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड में ML स्क्वायर एंड T-2, ओके। चेक करते हैं। A स्क्वायर T स्क्वायर ML 2 नहीं सॉरी 3 ML3 T-2। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा जी? M-1 L-3 A स्क्वायर और T पावर +4, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, जो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्चुअल में कांस्टेंट की यूनिट निकालने का हमारा सबसे मेन मकसद ये है कि जब हम इसका न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इस कांस्टेंट का, तो वहां पे हमें इसकी यूनिट का भी पता होना चाहिए। हम इसको यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए हमने कांस्टेंट को निकाला गया है, वरना थ्योरेटिकली इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू। दोनों कॉन्स्टेंट्स मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों की वैल्यू की बात करते हैं जी।
1/4πε0, इसकी वैल्यू होगी जी 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9, ठीक है। और जो ε0 है इसकी वैल्यू होगी 8.85 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर जी, ठीक है। ये इसकी होगी और इसकी क्या यूनिट थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू याद रखनी है आपने, क्योंकि हम इन दोनों वैल्यूज का न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करते, न्यूमेरिकल में बहुत यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कूलम्स लॉ के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे हम, और एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम अलग अलग टर्म्स में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। आज हम बात करेंगे फोर्स की फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, फिर आएगा जी पोटेंशियल की फॉर्म में, और +1 क्लास में यूनिट नंबर 6 में जब हम ग्रेविटेशन की बात करते थे वहां पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आता था किसकी फॉर्म में, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है जी हमारे पास ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका ओरिजिन है O, ठीक है। मैंने माना यहाँ पे एक चार्ज है Q0, और इस चार्ज Q0 का पोजीशन वेक्टर है R0, ठीक है। ये वो चार्ज है जिसके ऊपर बाकी सभी चार्जेस के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उसके बाद जी मैंने माना एक दूसरा चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, अनदर चार्ज Q2 with position vector R2, another charge Q3 with position vector R3, another charge Q4 with position vector R4, और ये सिस्टम चलता रहेगा जी n चार्जेस तक। दिस इज Qn एंड दिस इज पोजिशन वेक्टर Rn। एक बार बताता हूं डायग्राम में क्या बनाया गया है। कहते हैं कि हमने एक चार्ज लिया Q0 जिसके ऊपर बाकी सभी चार्जेस क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और ये जो चार्ज हमने लिया है इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना मान लिया, R0 मान लिया। उसके बाद फर्स्ट चार्ज मैंने माना Q1 विद पोजीशन वेक्टर R1, Q2 विद पोजीशन वेक्टर R2, Q3 विद पोजीशन वेक्टर R3, Q4 विद पोजीशन वेक्टर R4 अप टू Qn विद पोजीशन वेक्टर Rn। अब सुनिएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, ठीक है। कहता है जी हमारे पास ये सिस्टम है जिसमें एक चार्ज है Q0। कहते हैं एक चार्ज के ऊपर जब काफी सारे चार्ज एक साथ फोर्स लगाएं, एक चार्ज के ऊपर जब काफी सारे चार्ज एक साथ फोर्स लगाएं तो उस एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इंडिविजुअली चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम, वेक्टर सम होगा जी, ध्यान रखना, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस द टोटल चार्ज ऑन अ पॉइंट, द टोटल फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज बाय इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर है? तो दिस इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मतलब एक बार मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूंगा पहले चार्ज का, फिर इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे दूसरे का, और इस तरह से सभी चार्जेस का फोर्स निकालने के बाद जो इसके ऊपर टोटल फोर्स होगा वो इंडिविजुअली सभी के द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के इक्वल होगा। यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज is the total force on a charge due to number of charges is equal to the vector sum of forces exert by देम इंडिविजुअली। ठीक है जी, पूरी स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, बाकी आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, नोट्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जाते हैं, हो सकता है लेक्चर के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। ठीक है, तो आप चेक करते रहिएगा।
exert by them individually। अब बात शुरू करते हैं जी। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूं जो हमारा यहां वैल्यूज पुट करने में काम आएगा। क्या कल हमने बात की थी F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, और ये हमारा किसके इक्वल था 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R1 माइनस R2 क्यूब एंड R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। ये बात हम कर चुके हैं जी। ये हमारा क्या था कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आज हम बात करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अलग अलग चार्जेस के द्वारा Q नोट के ऊपर लगाया गया फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले F01 या F01 फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q नोट यानी ये फोर्स किसके ऊपर लगा Q नोट के ऊपर, किसके कारण लगा Q1 के कारण जी। ठीक है, तो अब इसे लिखते हैं उसी टर्म में, देखेंगे वहां 1 2 है यहां नॉट 1 है। सो F01 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां कंपेयर करते रहिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी जिसके ऊपर लगा, इस केस में किसके ऊपर लगा फोर्स Q नोट के ऊपर, और लगाया किसने Q1 ने, बाई में जिसके ऊपर लगा उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसने लगाया उसका पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड का क्यूब। उसी तरह से R0 माइनस R1 एंड दिस। ठीक है, वही बिल्कुल सेम इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ पे चार्जेस नॉट एंड 1 है, वहां पे हमारे पिछले टॉपिक में 1 और 2 थे। ठीक है, उसी तरह से जी F02 समझ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q2। तो इसे भी लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलते रहा करो साथ साथ। हाँ वो अलग बात है मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन बोलते रहा करो। ठीक है, Q नोट Q2 बाई में R0 माइनस R2 और बोथ आर वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्यूब R0 माइनस R2। ठीक है जी, ये सिस्टम चलता रहेगा अप टू n। सो F0n इज इक्वल टू 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn बाई R0 माइनस RN क्यूब और R0 माइनस RN। ठीक है, सेम सिस्टम है जी। यहां बस R की जगह 1 है, R के साथ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ N है, Q के साथ 1 है, Q के साथ 2 है, N है, सिमिलरली R के साथ 1 2 और N है, यानी वही सेम फॉर्मूला। अब इस तरह से हमने अलग अलग चार्जेस के द्वारा Q नोट के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा वो फाइंड आउट कर लिया, वो भी किसके टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल फोर्स क्या होगा, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो देखेंगे, तो टोटल फोर्स मैंने मान लिया जी F0। ठीक है, F0 मींस द फोर्स, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n। ठीक है जी, सिंपल, सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यही तो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। नाउ F01 की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 बाई में R0 सॉरी माइनस R1 एंड दिस इज वेक्टर क्यूब R0 माइनस R1। ठीक है, प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 बाई R0 माइनस R2 और इसका क्यूब R0 माइनस R2। ठीक है जी, इस तरह से हम सारी वैल्यू जो है इसमें पुट करते रहेंगे। ठीक है, अब दो वैल्यू से हम इस बात का आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में कुछ कॉमन्स आ रहे हैं, उन कॉमन्स को हम फाइंड आउट करेंगे जी। वो कॉमन है 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो हमारा कूलम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। सेकेंड टर्म इज Q नॉट, क्योंकि Q नॉट तो सभी में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके ऊपर फ्री फोर्स लगाया जा रहा है सभी चार्जेस के कारण। तो F नॉट आ गया, F नॉट इज इक्वल टू
1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। नाउ क्यू नॉट, क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, सॉरी, तो दिस इज क्यू नॉट, Q1 बाई में R नॉट माइनस R1 दिस और इसका क्यूब, ठीक है, एंड R नॉट माइनस R1, ठीक है, प्लस उसी तरह Q2 के लिए R नॉट माइनस R2 और सारे का है जी क्यूब, एंड दिस इज R नॉट माइनस R2, ठीक है, और ये चलता रहेगा। क्लियर है? ओके, इसको हम लिख सकते हैं F नॉट इज इक्वल टू Q नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सभी टर्म्स को बार बार लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। सभी टर्म्स को बार बार लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। समेशन विद i इज इक्वल टू 1 to n। अब ये i कैसे, क्यू आई बाई आर नॉट माइनस आर आई, सारे का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है, एंड दीज आर वेक्टर्स। ओके, सो आर नॉट माइनस आर आई, दिस इज वेक्टर। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस समेशन का मीनिंग क्या है जी, वो सुनिएगा जिन बच्चों को नहीं पता, बाकी बहुत ही बेसिक टर्म है। समेशन का मतलब है इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी का एडिशन हो जाएगा और आई की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से लेकर n तक। जब आई की जगह 1 होगा, यहां भी और यहां भी, तब वो पहले वाली टर्म है। जब आई की जगह 2 होगा, यहां भी, वो दूसरी टर्म है, और इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है जी। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है सभी को? ओके, तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे जी। बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए जाएंगे क्लास में, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया रहेगा। हम यहाँ आपको कोशिश करेंगे कि हर टाइप का न्यूमेरिकल कवर करवा सकें, फिर भी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, ये हम बारी बारी से दोनों की बातें करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं जी, वो हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे बेसिक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस कब होगा वो आप जानते हैं, जब चार्ज माइनस में होगा तो माइनस लेंगे, प्लस में होगा तो प्लस लेंगे। लेकिन अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे तो प्लस माइनस का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है। e क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम। तो सबसे पहले जिस फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे जी, वो ये है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको फॉर्मूले सभी दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। तो सुनिएगा, कहता है जी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जी फाइंड आउट क्या करना है, n, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या फाइंड आउट करना है, n। कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज, इसका मतलब ये 1 कूलम क्या है, ये है जी Q, ठीक है। Q आपको गिवन है, E खुद एक कांस्टेंट है, तो क्या फाइंड आउट करना है, n। बहुत ही सिंपल है, ट्राई किया करें साथ साथ। तो Q इज इक्वल टू एन ई। आप चाहें स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। सो हियर n इज Q बाय में E। सो Q इज इक्वल टू 1 बाय में E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की माइनस 19, ठीक है। 1 बाय में 1.6 इंटू 10 की माइनस 19। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो 1 बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। 1 यानी 116। सो दिस इज 6.62 समथिंग इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था। कहता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, या 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें n फाइंड आउट करना था। q 1 कूलम दिया हुआ था, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है q इज इक्वल टू NE, वहां पे हमने n फाइंड आउट करना है, तो q बाई में e हो गया। q की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 कूलम, e की जगह क्या पुट कर दिया 1.6 इंटू 10 की माइनस 19, और छोटी सी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया 6.62 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 250 ग्राम ऑफ प्योर वाटर एंड फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इस बार थोड़ा सा अलग है। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमें मोल कंसेप्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए जी। ठीक है, मोल कंसेप्ट जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो निकालते हैं और उसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हम वहीं से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कौन है, वाटर जी। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से 16 and 2 इसका मोलर मास निकाल रहे हैं हम, यानी वाटर का जो मोलर मास है वो क्या होगा 16 2 यानी कितना 18 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया 18 ग्राम हो गया जी। ठीक, अब 18 ग्राम H2O में 80 ग्राम H2O हैव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये किसमें होंगे 18 ग्राम में, क्योंकि 18 ग्राम क्या है, इसका मोलर मास है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे जी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में 18। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में 18। नाउ हमारे पास कितना है वाटर 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाय में 18 इंटू 250। ठीक है, इंटू 250। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं करना। तो ये जो वैल्यू है वो आएगी 83.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 83.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है, 83.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये क्या आया जी, ये 250 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब हमने तो चार्ज निकालना है जी, और चार्ज तो किससे आएगा, Q इज इक्वल टू NE से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए पहले तो N चाहिए ना, यानी 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सुनिएगा जी, 250 ग्राम वाटर में इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके, हाइड्रोजन के, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10, तो उतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, यानी कि n। सो 83.6 इंटू 10 की 23 ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू में 10। तो ये हमारा बन गया जी 83.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। ठीक है, ये आ गए हमारे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो 250 ग्राम प्योर वाटर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों ही होंगे, एक्चुअल में न्यूट्रल होगा। ठीक है, सो चार्ज, एक बात और कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है, फिर भी चार्ज कैसे, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। कहते हैं इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन के कारण या प्रोटॉन के कारण उसके अंदर एक्चुअल में कितना इंडिविजुअली चार्ज एग्जिस्ट करता है वो निकाल रहे हैं हम। सो Q इज इक्वल टू NE। N इज
83.6 इंटू 10 की पावर 24 एंड दिस इज 1.6 इंटू 10 की माइनस 19, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 1.33 इंटू 10 टू पावर 7, 1.33 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हर बुक में कोई ना कोई न्यूमेरिकल इस तरह का दिया होता है। दोबारा सुनिएगा एक बार, क्या दिया गया था हमें। कहता हमें वाटर दे दिया जी और ये पूछा कि वाटर के 250 ग्राम का टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, वाटर के 250 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे वो निकालने हैं। उसके बाद एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो देख लीजिए एक बार इसको। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। सुनिएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, है सिंपल वही। अ पॉलीथीन पीस इज रब विद वूल, ठीक है। पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रब किया गया और उसके बाद इट हैज बीन फाउंड टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज। पॉलीथीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मीनिंग है वूल के ऊपर कौन सा आया, पॉजिटिव। तो पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और वूल ने पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और वूल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो कहते हैं पॉलीथीन पे चार्ज आ गया जी इतना। इसका मतलब ये Q की वैल्यू है -3 इंटू 10 की -7 कूलम। साइन के साथ लें तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, आगे ना वही बात। इसका मतलब वूल से पॉलीथीन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन गए। अगेन सेम थिंग, Q दिया हुआ है, E एक कांस्टेंट है, ठीक है। N फाइंड आउट करना है तो N इज इक्वल टू Q बाई में E। तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की -7 डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की -19। तो ये हो गया जी 3 बाई में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 बाई में 1.6 1.875 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, ठीक है। 1.875 इंटू 10 टू पावर 12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाउ मच इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। वो कहते हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कुछ ना कुछ मास का भी ट्रांसफर होता है। वो अलग बात है कि मास का ट्रांसफर बहुत ही कम होता है, इसको इसलिए हम उसे नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो कहता है मास का कितना ट्रांसफर हुआ, तो सेकेंड पॉइंट, तो मास का ट्रांसफर होगा जी, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की -31, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 1.875 इंटू 10 की पावर 12। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू होगी 1.706 इंटू 10 टू पावर 18, 1.706 इंटू 10 टू पावर -18 किलोग्राम। बहुत ही कम मास है जी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, सिंपल बेसिक ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ओके, देख लीजिए एक बार इसको सभी, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट इसकी 10 की 9 इलेक्ट्रॉन्स कहता है जी, इफ 10 की 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम का चार्ज बनने में, ठीक है जी। सुनिएगा, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 10 की 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में टोटल चार्ज कितना हुआ, Ne। दिस मींस N मींस 10 की 9 और इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की -19, ठीक है। सो दिस चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम, तो 1.6 इंटू 10 की -10 कूलम। तो ये चार्ज प्रोड्यूस होगा 1 सेकेंड, इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा 1 सेकेंड। समझ में क्या बात है। तो कहता 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा, दिस चार्ज प्रोड्यूस इन
1 सेकेंड, तो 1 कूलम सिंपल फाइंड आउट करते हैं। तो 1.6 इंटू 10 की माइनस 10 कूलम चार्ज कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ? 1 सेकेंड, ठीक है। सो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में प्रोड्यूस होगा? 1 बाय 1.6 इंटू 10 की माइनस 10, ये वैल्यू आएगी जी 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड, 10 टू पावर 9 सेकेंड, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस टाइम को हम ईयर्स में चेंज करते हैं। सो टाइम इज 6.25 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में मिनट जी 1/60, ठीक है। 1 मिनट में आवर 1/60, 1 डे में आवर्स 1/24 और 1 ईयर में डेज 1/365, ठीक है। कन्वर्सन है सिंपल सा। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 198 ईयर्स, यानी 198 ईयर्स लग जाएंगे 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस होने में, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है। इसका मतलब 1 कूलम जो है काफी बड़ी यूनिट है। इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए यहां तक। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है जी, इस तरह के न्यूमेरिकल भी क्वांटिटी जनरल चार्ज पे मिलेंगे आपको डिफरेंट बुक्स में। कहता है डज दिस कूलम चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, क्या ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है? इसे भी हम क्वांटाइजेशन से सोल्व करेंगे। कैसे? कहते हैं चार्ज है 1.6 इंटू 10 की माइनस 20 कूलम, ठीक है। E अगेन अ कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम। सो n is q by में E, so q is 1.6 इंटू 10 की माइनस 20 डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की माइनस 19, so this is cancelled and it becomes 10 to power minus 1, यानी 1 by 10, यानी 0.1, and 0.1 is not an integral value। तो 0.1 इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 ट्रांसफर हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे, 0 होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखते हैं न्यूमेरिकल्स, हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल करने से पहले बड़ी सेम थिंग, हमें कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 pi r का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो है इसके लिए है एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। और 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू क्या होगी? ये भी आपने याद रखनी है। 1 by 4 pi epsilon naught क्या होगा? 9 into 10 to power 9, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ कहता है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। क्या कहता है? कहता है हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है, ठीक है। प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास चार्ज भी है, मास भी है। इसका मतलब प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा जो चार्ज के कारण लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा जो मास के कारण लगता है। तो ये कहते हैं 2 प्रोटॉन्स जिनके बीच का डिस्टेंस r है, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के का रेशियो जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 by 4 pi epsilon naught, प्रोटॉन का चार्ज e, दूसरे का भी e, बाय में r का स्केल, ठीक है। उसी तरह से ग्रेविटेशनल Fg, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन बाय में r का स्केल। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। कंपेयर करना है दोनों को। Fe बाय में Fg, 1 by 4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में जी एंड ई द स्क्वायर बाय में आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यूज पुट करते हैं। सो एफ ई बाय में एफ जी इज इक्वल टू एफ ई बाय में एफ जी इज इक्वल टू 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय जी इनटू एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जितने भी पैरामीटर्स बचे हैं ये सब के सब कांस्टेंट है। कैसे? दिस इज ए कांस्टेंट 9 into 10 to power 9, दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं। 9 into 10 की 9, 1.6 into 10 की माइनस 19 स्क्वायर डिवाइड में जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10 की माइनस 11। ठीक है, और एमपीएन प्रोटॉन का मास 1.66 या 67 into 10 की माइनस 20। ठीक है जी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लेकिन करनी तो पड़ेगी। तो ये हमारी कैलकुलेशन होगी और इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 0.84 into 10 की पावर 36। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? एफ ई बाय में एफ जी। तो एफ जी को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? एफ ई इज इक्वल टू दिस टाइम्स ऑफ एफ जी, या एफ ई इज अप्रोक्सीमेट एफ जी इंटू 10 to power 36। इसका मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 to power 36 से टाइम्स होगा। तो देख लीजिए आप इस न्यूमेरिकल को, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी कूलम्स लॉ के ऊपर ही calculate the force between the charges 5 into 10 coulomb and 1 into 10 coulomb, they are 5 centimeter पर। बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से करते हैं इसको। कहते हैं जी क्यू लिखना है 5 into 10 to power 8 कूलम। ठीक है, Q2 लिखना है 1 into 10 की पावर 7 कूलम। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो पहले सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, यानी 5 into 10 की माइनस 2 मीटर, 5 into 10 की माइनस 2 मीटर। ठीक है, चल गए हैं। तो कहते हैं दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी क्लियर की एग्जांपल करें। 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 into 10 की 8 into 1 into 10 की 7 डिवाइड में 5 into 10 to power minus 2 और सारे का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 9 into 10 की 9 into 5 into 10 to power 15 डिवाइड में 25 into 10 की माइनस 4। 9 into 10 की 9, 5 into 10 की 15 और 5 into 5 into 10 minus 4। ठीक है, ठीक है। तो 9 to 5 45, बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। into 15 and 9 10 की 24 डिवाइड में 25 into 10 की माइनस 4। तो ये आ गया जी 45 बाई में 25 into 10 की 28 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर देते हैं। चलो 25 1.8 into 10 की 28 न्यूटन। ठीक है जी, तो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ कूलम्स लॉ। देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कूलम्स लॉ के ऊपर वो देखते हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, separated by 1 centimeter, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 centimeter is equal to 90 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस? इस बार क्या निकालना है? चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी तक हम फोर्सेस निकाल रहे थे, इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, तो मैंने माना कि दोनों चार्जेस सेम है, माना तो क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मानना पड़ा, हमें मजबूरी है मानी। Q1 equal to Q2 equal to Q
equal to 1 centimeter and the force is equal to 90 Newton. ये पैरामीटर हमें दिए गए. Again, from the statement of Coulomb's law 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by में R का स्केयर 1 by 4 pi epsilon Q2 by R का स्केयर. So F is 90 Newton. 9 into 10 raised to power 9. Q1 is Q and Q2 is Q, so it becomes Q square by mean R 1 centimeter यानी 10 की -2 मीटर. तो किसकी बात है, हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया मीटर में, और 1 सेंटीमीटर इज 10 की -2 मीटर का स्केयर हो जाएगा क्योंकि R का स्केयर है. हमें Q स्केयर चाहिए तो Q स्केयर इज 90 into 10 की -4 डिवाइड में 9 into 10 की पावर 9. तो Q स्केयर इज इक्वल टू 90 into 10 की -4 by 9 into 10 की पावर 9. तो 9 से ये गया जी 10. ठीक है. सो Q स्केयर 90 by 9 and 10. Q स्केयर इज इक्वल टू 10 into 10 raised to power 4 और 13. ठीक है 13. ओके, ये कंप्लीट बनेगा Q स्क्वायर. इधर लिख देते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 -12. तो Q क्या आ गया 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम. ठीक है जी, 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम. ओके, तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कूलम लॉ के ऊपर, वो कहते हैं 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q इज इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम एंड Q इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम are separated by a distance of 10 centimeter. Find the magnitude of force. सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए इस माइनस का हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड. ठीक है, बाकी सिंपल है. बस यहाँ यूनिट्स माइक्रो में है तो 8 माइक्रो होता है 10 की -6 और Q1 इज 8 into 10 to power -6 कूलम और Q2 इज 5 into 10 की -6 कूलम and the distance is 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब है 10 into 10 की -2 मीटर. ठीक है, 10 into 10 की -2 मीटर. तो फोर्स क्या है अगेन 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R का स्केयर. तो 9 into 10 to power 9 8 into 10 की -6 5 into 10 की -6 by में R स्केयर 10 into 10 की -2 और स्केयर. ठीक है, सोल्व करते हैं. 9 into 10 की 9 यानी 9 into 8 into 5 into 9 6 6 यानी 12 10 raised to power -3 डिवाइड में 10 into 10 की -2 यानी 10 की -1 और 10 की -1 का स्केयर क्या हो जाएगा 10 की -2 हो जाएगा. अब 9 into 40 into 10 की -1. ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 की -1 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. सो 360 into 10 की -1 यानी 36. ठीक है जी, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे क्वांटाइजेशन और कूलम्स लॉ के ऊपर. एक लेक्चर और करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम कूलम्स लॉ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें.